हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू ITLC ऑनलाइन। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लाइफ प्रोसेसेस। उसमें आपका 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपने न्यूट्रिशन पढ़ा है, इसके साथ में आपने रिस्पायरेशन पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है, एक्सक्रीशन पढ़ा है। आज हम लोग इसी पूरे चैप्टर को एक बार में रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपने न्यूट्रिशन पढ़ा है। आपको करना क्या, सिर्फ आपको दिमाग में सारी चीजें चलानी है कि आपको सारी चीजें लर्न है कि नहीं। सबसे पहले आपने पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस हमको किस में पढ़ना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है हाउ वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। हम लोग कैसे डिसाइड करते कोई अलाइव है या कोई अलाइव नहीं है? आंसर इसका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। लेकिन क्या कोई इसका एक्सेप्शन है? एक एक्सेप्शन है इसका, हम लोग पढ़ते हैं, वायरस। इसके बाद लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? इट इज द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो भी मेंटेनेंस प्रोसेस चलता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। अब लाइफ प्रोसेसेस ऐसे तो चल नहीं जाएगा, इसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आती है? न्यूट्रिशन से आती है। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज नोन एज ए न्यूट्रिशन। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते दो होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसके बाद जो भी हमने खाना खाया है उससे एनर्जी हमको रिलीज करनी है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड इज नोन एज एन रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। हमको रिस्पायरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमको कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए और हमको कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारे बॉडी को लगातार एटीपी दे सके, इसलिए हम लोग रिस्पायरेशन का यूज करते हैं। इसके बाद अगला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और हमारे बॉडी में स्पेसिफिक वर्क स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन परफॉर्म करता है, तो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। जैसे ऑक्सीजन सारी बॉडी को चाहिए, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से होता है? एल्वियोलाई से होता है, लंग से होता है। तो उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाना है, कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन से। इसी तरह खाना डाइजेस्ट हुआ हमारे स्टमक में, अब खाने को पूरे बॉडी में पहुंचाना है, कैसे जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएगा। अब ब्लड ऐसे ही नहीं चला जाएगा, ब्लड को पंप करना है, तो हमारे पास पंपिंग ऑर्गन आ गया, हार्ट आ गया। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एंटायर बॉडी सरफेस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है। इस वजह से उनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है या जो फूड वगैरह वो लेते हैं वो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट ले लेते हैं, तो उसमें ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। इसके बाद हमारे बॉडी में दुनिया भर के मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है, तो उस मेटाबॉलिक रिएक्शन से कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट निकलता है, कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमको क्या करना है बच्चा? बॉडी के बाहर फेंकना है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर कैसे फेंकते हैं? एक्सक्रीशन से। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। वेस्ट प्रोडक्ट को कौन निकालता है हमारे बॉडी में? किडनी निकालती है। समझ बात आई? तो किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। इसके बाद अगला हम लोग समझेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमको किसमें देखने के लिए मिलता है? प्लांट में मिलता है, बीजे में मिलता है। प्लांट यानी पता ही आपको, और बीजे ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। अब यहां एनसीईआरटी 2-3 लाइन लिखती है कि प्लांट खाना प्रिपेयर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज और स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जबकि एनिमल किस फॉर्म में फूड स्टोर करता है? एनिमल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एनिमल ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर करता है। इसके बाद प्लांट फोटोसिंथेसिस में करते क्या है या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में करते क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें दो तरह की रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस में, एक लाइट रिएक्शन, दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में वाटर टूटता है, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। अब सबसे पहले होता क्या है? क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? सनलाइट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट को कन्वर्ट करता है जो भी
लाइट एनर्जी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वाटर ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू द कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। जो डिजर्ट प्लांट होता है, डिजर्ट प्लांट जो है रात के समय ही कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, क्योंकि अगर डिजर्ट प्लांट दिन के समय स्टोमेटा ओपन करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां से वाटर लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से डिजर्ट प्लांट रात में ही क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर लेता है और उसको मैलिक एसिड के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड के फॉर्म में, और दिन के समय उसी मैलिक एसिड से CO2 रिलीज कर देता है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट में आपको यह प्रूफ करना है कि जो क्लोरोफिल होती है वो नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आपको लीफ ले लेनी है, वेरीगेटेड लीफ, क्रूटॉन्स की ले सकते हो या मनी प्लांट ले सकते हो। उसमें कुछ पार्ट येलो होता है, आपको क्या करना है, उसको पहले डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज के पास उसको फिर से आपको 3 से 5 घंटे तक सनलाइट में रखना है। सनलाइट में रखने के बाद उसको क्या करना है, उसको बॉईल करना है जिससे कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाए। इसके बाद अल्कोहल में वाटर बाथ करवाना है जिससे कि क्लोरोफिल रिमूव हो जाए। इसके बाद आपको उसमें आयोडीन का टेस्ट करना है। तो जो येलो पोर्शन होगा वहां पे ब्लू ब्लैक कलर चेंज नहीं होगा। इससे प्रूफ हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, हमको जरूरत होती है क्लोरोफिल के, क्योंकि ग्रीन पोर्शन में स्टार्च बनेगा तो वहां ब्लू ब्लैक कलर आएगा, जबकि जो येलो पोर्शन है वहां पर स्टार्च नहीं बनेगा। क्लियर है ना, या बहुत कम क्वांटिटी में रहेगा। इसके बाद हमको ये प्रूफ करना प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से होता है, तो लीफ में स्टोमेटा के थ्रू होता है। इसके साथ स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल। स्टेम में कहां से होता है, लेंटिसल से। रूट पे किसके थ्रू होता है, रूट हेयर। इसके बाद आपको एक और एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें आपको प्रूफ करना है कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। जैसा एक्सपेरिमेंट आपने पहले किया था सेम वही प्रोसीजर अपनाना है, लेकिन यहां पे आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। यहां तक चीजें क्लियर है। अब प्लांट को और क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, प्लांट को वाटर चाहिए। इसके साथ वाटर प्लांट को कहां मिलेगा, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से रूट हेयर के थ्रू। इसके बाद प्लांट को और किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि प्लांट एनवायरमेंट से ले लेगा। इसके साथ प्लांट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, समझ बात आई, जिंक चाहिए। इसके साथ साथ में प्लांट अपनी नाइट्रोजन जो भी प्लांट को चाहिए, प्लांट नाइट्रोजन की कमी को कहां से पूरा करता है, तो प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में। और ये नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में प्लांट जब एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन, तो ये इनऑर्गेनिक फॉर्म हो गया नाइट्रोजन को लेने का। नाइट्रोजन को लेने का ऑर्गेनिक फॉर्म मतलब ऑर्गेनिक मेथड क्या है, बैक्टीरिया एक यूज होता है राइजोबियम। तो राइजोबियम प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बदले में राइजोबियम को शेल्टर मिल जाती है, रहने की जगह मिल जाती है। इसके बाद हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बनाने पाते, उसको हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग बोलते हैं। अमीबा में दिखता है, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक। पैरासाइट क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं होस्ट पे, जैसे टिक्स हो गया, लाइस हो गया। एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल याद रखना जिसका नाम है कस्क्यूटा या अमरवेल। इसके बाद पैरासिटिक के बाद सैप्रोफिटिक। सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। इसका एग्जांपल क्या, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई। इसके बाद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या एग्जांपल है, जिसमें इंटरनल डाइजेशन होता है। इसका एग्जांपल क्या, अमीबा है, पैरामीशियम, और आपको ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। एक थोड़ा सा और बता देते हैं, पार्शियल पैरासाइट, जिसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट यहां पे क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट हमेशा किसको खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। क्यों खाते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो ऐसे सॉइल में ग्रो होते हैं जहां पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। अब अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, पैरामीशियम में होलोजोइक होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अमीबा का कोई फिक्स जगह नहीं होता जहां से वो न्यूट्रिशन ले, जबकि जो पैरामीशियम होता है उसमें फिक्स जगह होती है जहां से ओरल ग्रूव होता है, जहां से वो न्यूट्रिशन लेता है, सीलिया की हेल्प से न्यूट्रिशन लेता है। जबकि अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है, अमीबा न्यूट्रिशन लेता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया व्हिच इज आल्सो नोन एज एन फॉल्सेट। इसके बाद अगली चीज हम लोगों ने यहां पे पढ़ी है कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट उसमें बताया गया है कि आपको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और दोनों में आपको क्या फिल करना है, स्टार्च लेना है। आपको एक में सलाइवा ऐड कर देना है, एक में सलाइवा ऐड नहीं करना। तो जिसमें आप सलाइवा ऐड करोगे उसमें स्टार्च तो डाइजेस्ट हो गया तो वो आयोडीन टेस्ट नहीं देगा, जबकि जिसमें अभी सिर्फ और सिर्फ स्टार्च है वो ब्लू ब्लैक कलर देगा, यानी आयोडीन टेस्ट देगा। इसका मतलब ये हमारे माउथ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, हमारे सलाइवा में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है।
इसके बाद 5 स्टेप में होता है आपका पूरा न्यूट्रिशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। डाइजेशन क्या होता है? फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है विद द हेल्प ऑफ एन विलाई। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, खाने को यूटिलाइज करना, ये एसिमिलेशन है, ठीक है। और बाकी जो यूटिलाइज फूड नहीं होता उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। इजेशन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी के बाहर रिमूव करना क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। सबसे पहले हम खाना अपने माउथ मतलब इंजेक्शन करते हैं माउथ में। अब माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? टीथ। टीथ 4 तरह के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनका काम क्या होता है? जो भी फूड पार्टिकल है उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना। इसके बाद सलाइवा, हमारे टंग का क्या फंक्शन होता है? इट मिक्सेस द फूड विद द सलाइवा। माउथ से क्या रिलीज होता है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है? एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। किसमें डाइजेस्ट करता है? शुगर में। कौन सा शुगर? माल्टोज। कितने पीएच पे? 1.6 पीएच पे, 6.8 पीएच पे। कंप्लीट डाइजेशन होता है कि पार्शियल डाइजेशन होता है? पार्शियल डाइजेशन होता है। इसके बाद हमारा ईसोफेगस है और जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें पेरिस्टालिसिस मूवमेंट चलता है जो कि खाने को पुश करता है। मुंह में फूड को हम लोग बोलस कहते हैं। इसके बाद खाना पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता हुआ स्टमक में आता है। लोअर गैस्ट्रो ईसोफेजियल एक्सपेंचर से होता हुआ हमारे स्टमक में आता है। स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है? पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पार्शियल डाइजेशन की कंप्लीट डाइजेशन तो पार्शियल डाइजेशन। इसके बाद एक आपको और एंजाइम याद रखनी है, रेनिन। रेनिन किस में प्रेजेंट होता है? बच्चों में प्रेजेंट होता है। किस चीज को डाइजेस्ट करता है? बच्चों में जो मिल्क प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपके कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। इसके बाद एचसीएल रिलीज होता है। एचसीएल 1.8 पीएच प्रोवाइड करता है, यानी कि जो इनएक्टिव पेप्सिन है, क्योंकि हमेशा एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में निकलती है, तो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद एचसीएल का ये काम हो गया, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। इसके बाद जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको किल कर देता है हमारे मतलब स्टमक में, ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह है। इसके साथ साथ में हमारे स्टमक में होता है म्यूकस। म्यूकस का क्या फंक्शन होता है? हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करना, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। किस चीज से प्रोटेक्ट करना? एचसीएल से। इसके बाद आगे चर्चा होती है कि जो हर्बीवोर होते हैं, कार्निवोर होते हैं, ओमनिवोर होते हैं, उसमें से लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी है? किसकी है? तो लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी होती है? हर्बीवोर की। इसके बाद खाना पाइलोरिक एक्सपेंचर से होता हुआ पहुंचता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड का सिक्रीशन आता है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम। समझ पाते हैं? ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम। तो ड्यूडेनम रिसीव करता है सिक्रीशन। कहां कहां का सिक्रीशन? पैंक्रियास का और लीवर का। पैंक्रियास से रिलीज होता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियास क्या करता है? पैंक्रियास में एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसका बाद पैंक्रियाटिक अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। पैंक्रियाटिक लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? पैंक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट को। इसके बाद लीवर से रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है? बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर और कंसंट्रेटेड कहां होता है? गॉल ब्लैडर। बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देगा। साथ साथ में इट आल्सो प्रोवाइड द अल्कलाइन मीडियम, यानी बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि पेट में खाना एसिडिक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके बेसिक हो जाता है। इसके बाद जो इंटेस्टाइनल जूस है वो रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं सक्का सेंटेरिकस, जो कंप्लीट डाइजेशन करता है फूड का। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसके बाद फैट को किस में तोड़ता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट का एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? फैट का एब्जॉर्प्शन होता है लिम्फ से, लिम्फ कैपिलरीज से, लैक्टियल्स। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो स्टोर हो जाता है हमारे एडिपोज टिश्यू में। देखो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, फैट का, अमीनो एसिड का, प्रोटीन का प्रोटीन किस चीज में डाइजेस्ट होता है? तो प्रोटीन डाइजेस्ट होता है अमीनो एसिड में। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद आगे की हम लोग बात करते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है ना, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड भी होता है, वो भी ग्लूकोज में हमारे बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है जब हमारे बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहां से होता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको विलाई कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसके बाद
खाना कहां पहुंचता है? इलोसीकल वॉल से होता हुआ खाना पहुंचता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सीकम होता है, कोलॉन होता है, रेक्टम होता है। सीकम से निकलता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कोलॉन असेंडिंग ट्रांसफर डिसेंडिंग सिग्मॉइड कोलॉन। इसके बाद खाना पहुंचता है रेक्टम में, और रेक्टम में तब तक स्टोर होता है जब तक एनल एक्सपेंचर से बाहर नहीं निकल जाता है खाना। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, जो पैंक्रियाटिक जूस यानी जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट होता है, और जो डक्ट आता है लीवर से, वो दोनों साथ में खुलते हैं, तो उसको बोलते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, यानी दोनों का सिक्रीशन साथ में रिलीज होता है ड्यूडेनम रीजन पे। और डाइजेशन कंप्लीटेड इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में जो सीकम रीजन है उसमें कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएटेड बैक्टीरिया भी होते हैं। इन बैक्टीरिया का क्या फंक्शन होता है? विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, डाइजेशन हमेशा कार्बोहाइड्रेट का होता है, फैट का होता है, प्रोटीन का होता है, कभी भी विटामिन और मिनरल का डाइजेशन नहीं होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे समझते हैं डेंटल कैरीज क्या होता है। डेंटल कैरीज यानी दांत का खराब होना। दांत कैसे खराब होता है? जब आप ब्रश नहीं करते हो तो उस कंडीशन में अगर आपने मीठा खाया वो आपके दांत मतलब दांत में लगा हुआ है। अब होता क्या है, जो फूड पार्टिकल और बैक्टीरिया आपस में मिक्स होकर एक लेयर बना लेते हैं आपके दांत के ऊपर, जिसको बोलते हैं प्लैक। अब वो बैक्टीरिया वहां क्या करते हैं? वो बैक्टीरिया वहां पे रिलीज करते हैं एसिड, और जो एसिड होता है वो क्या करता है? आपकी जो दांत की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनामेल, उसको खत्म कर देता है। एनामेल बनी किससे है? एनामेल बनी है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेप्टाइड से। ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। इसके बाद एनामेल के अंदर क्या होती है? डेंटाइन होती है। डेंटाइन के अंदर क्या होती है? आपकी पल्प होती है, समझ लाते, और दांत में रूट कैनाल होता है। तो ये सारी चीजें हैं। रिस्पायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड। दो तरह के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है आपके एनसीईआरटी में कि आप कौन सी गैस रिलीज करते हो? CO2। वो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। ईस्ट जब फर्मेंटेशन करता है, फ्रूट जूस का अगर हम फर्मेंटेशन करवाएं ईस्ट के थ्रू, तो उसमें भी कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2। और एटमॉस्फेयर में भी CO2 प्रेजेंट होती है, लेकिन जो गैस हम रिलीज करते हैं उसमें ज्यादा CO2 होती है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। तो लाइम वाटर मिल्की जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा कौन सी गैस से? जो गैस हम एक्चुअल में रिलीज करते हैं। इसके बाद हम लोग यहां पे क्या करते हैं? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। कहां पे ब्रेक डाउन करते हैं? साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस से किस चीज का फॉर्मेशन होता है? पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस है जो साइटोप्लाज्म में हो रही है, यानी ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना, ये एरोबिक एनारोबिक सब में कॉमन होती है और सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। और इससे 2 ATP भी बनती है। इसके बाद अगर पायरुविक एसिड को अगर माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया तो वहां पे क्रेब्स साइकिल चलती है, और जब क्रेब्स साइकिल चलती है तो उससे रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और उस एनर्जी से हम 38 ATP बना लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलती है, ये बात याद रखना। एंड माइटोकॉन्ड्रिया द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। इसके बाद दूसरा बताते हैं, अगर हमारे मसल में पायरुविक एसिड चला गया यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? हमारी मसल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। अगर एनारोबिक कंडीशन मिल गई पायरुविक एसिड को, तो उस कंडीशन में इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, ईस्ट करता है फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इथेनॉल बनता है, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद जो एटीपी होता है, एक एटीपी के टूटने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल एक एटीपी के टूटने से। और ये एनर्जी किस काम में आती है? प्रोटीन सिंथेसिस में आती है, हमारी नर्व सेल के कंडक्शन में काम आती है, हमारी ग्रोथ में काम आती है, हमारे बॉडी में जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसको ये एटीपी करवाने में हेल्प करती है। इसके बाद प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं, तो प्लांट में दिन के समय एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है? प्लांट दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रात के समय ऑक्सीजन लेता है। और प्लांट दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेता है? क्योंकि उसमें 2 प्रोसेस चलता है दिन में, फोटोसिंथेसिस चलता है, रेस्पिरेशन चलता है, दोनों प्रोसेस चल रहा है। रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन रिलीज हुई, लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, ऑक्सीजन को वही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे खाना बना लेता है। समझ बात आई ना? प्लांट में रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस हुआ, सॉरी पहले ध्यान से देखो, प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस होने से ऑक्सीजन निकली, प्लांट ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया, और रेस्पिरेशन से CO2 निकली, प्लांट ने उस CO2 को यूज कर लिया फोटोसिंथेसिस में, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में बची थी उस ऑक्सीजन को उसने बाहर रिलीज कर दिया, और उसको CO2 और चाहिए तो उसने CO2 अब्सॉर्ब कर लिया। तो इस वजह से हम प्लांट को कहते हैं कि प्लांट दिन के समय कौन सी गैस इनहेल करता है? प्लांट दिन के समय प्लांट को CO2 की जरूरत पड़ती है,
और रात के समय किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की, क्योंकि रात के समय फोटोसिंथेसिस रुक जाता है तो अब प्लांट को ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? तो उसको बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में। जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होती है। किसके कंपेयर में? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में। क्योंकि जो हम लोग हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, हमारे इमीडिएट इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जबकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके इमीडिएट इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। और इसके बाद फिश में मतलब जो गैसेस एक्सचेंज होता है कहां से होता है? गिल्स के थ्रू होता है। और जो उसकी ऊपर की कवरिंग है उसको अपरकुलम कहते हैं। इसके बाद हमारे में कहां से होता है? लंग से होता है, एल्वियोलाई से होता है। इसकी खास बात क्या होनी चाहिए? हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो ये वेल प्रोटेक्टेड होना चाहिए, तो हमारी रिब्स इसकी रक्षा करती हैं। इसके साथ साथ में हमारे लंग से चारों तरफ कवरिंग होती है प्लूरा मेम्ब्रेन, जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ इसकी जो जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है काफी थिन होना चाहिए, तो थिन भी है। और रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होना चाहिए ताकि आसानी से एक्सचेंज हो सके। अब हम लोग सांस कहां से लेते हैं? नोज से। नोज से कहां जाता है? नेसल पैसेज में। यहां पे हेयर्स होते हैं जो कि ट्रैप करते हैं, किसको ट्रैप करते हैं? जो भी डस्ट पार्टिकल है। और साथ में म्यूकस होता है जो हमारी हवा को मॉइस्ट करता है। और जो एयर का टेम्परेचर है, एयर का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होता है। इसके बाद ऑक्सीजन कहां पहुंचता है? इसके बाद ऑक्सीजन पहुंचता है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया की चारों तरफ कार्टिलेज की रिंग होती है जो उसको कोलैप्स होने से बचाती है। इसका ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। समझ बात आई? एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है? डायफ्राम से, इंटरकोस्टल मसल से और स्टर्नम से। जब भी हमारा जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारी रिब्स लिफ्ट होती हैं, उस कंडीशन में इंस्पायरेशन होता है। अब डायफ्राम रिलैक्स किया, रिलैक्स मतलब फिर से अपने किस शेप में आ गया? डोम शेप में आ गया। और बाकी हमारी जो रिब्स हैं वो पहले अपलिफ्ट की थी, मतलब आउटवर्ड आई थी, अब डाउनवर्ड आ जाती हैं। तो इंटरकोस्टल मसल उसको पुल करते हैं इनवर्ड, जिससे जो हमारी चेस्ट की कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी होती है, वो डिक्रीज हो जाती है और एक्सपायरेशन हो जाता है। इसके बाद हमारे लंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहती है जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, यानी कि द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर एक्सपायरेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। और एक बार में हम लोग कितनी ऑक्सीजन लेते हैं? 500 ml। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, यानी एक बार में एयर कितनी जाती है? 500 ml टाइडल वॉल्यूम होता है। इसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के थ्रू। आरबीसी में किसके थ्रू? हेमोग्लोबिन। एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो 97% ऑक्सीजन ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है। 3% ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? 3% ऑक्सीजन आपकी ट्रांसपोर्ट होती है डिसॉल्व फॉर्म में, प्लाज्मा में। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। समझ बात आई? और 20 से 25% हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ गए, और बाकी किस फॉर्म में? डिसॉल्व फॉर्म में, प्लाज्मा में। तो ज्यादातर 70 to 75% जो CO2 ट्रांसपोर्ट होती है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। और कौन एंजाइम इसमें हेल्प करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फास्टेस्ट एंजाइम इन द वर्ल्ड, तो ये इस चीज में हेल्प करता है। इसके बाद अगली चीज हम लोगों ने पढ़ी है कि हमारे लंग्स का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, 80 मीटर स्क्वायर, और ये इस वजह से होता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से मतलब हो सके, सरफेस एरिया हमको ज्यादा चाहिए। और अगर ब्लड ना हो तो सिर्फ हमारे लंग से टो तक पहुंचने में करीब 2.5 साल लग जाए ऑक्सीजन को, अगर डिफ्यूजन से जाए तो। अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? मेन ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 दिन होती है। मेच्योर मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, और अगर हेमोग्लोबिन की शरीर में कमी हो गई, आरबीसी की कमी हो गई, तो एक बीमारी होगी एनीमिया, उसमें चक्कर आना वगैरह सारी चीजें होती हैं। आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? फाइट विद इन्फेक्शन। इसके बाद प्लाज्मा फ्लूइड कंटेंट होता है, करीब 55% बनाता है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे बॉडी में क्लॉटिंग को करना। समझ बात आई? क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो गया कहीं इंजरी की वजह से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो, कहीं इंजरी भी हो जाए तो उसको तुरंत रिपेयर का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करना, इसके रिप्रोडक्ट
बॉडी के बाहर रिमूव करना, और कैसे रिमूव करता है, किडनी के पास ले जाता है, किडनी उसको रिमूव कर देता है। इसके साथ आयंस का ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, तो ये सारे काम किसके होते हैं, ब्लड के। अब हार्ट की बात करते हैं, 2 चैम्बर, फिर 3 चैम्बर, फिर 4 चैम्बर। 2 चैम्बर हार्ट होता है फिश में, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, और फिश कोल्ड ब्लडेड होती है। 3 चैम्बर हार्ट किस में होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है आपका रेप्टाइल में और एम्फीबियन में। उसमें 2 ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, और इसमें मिक्स्ड ब्लड पंप होता है, और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। और मैमल्स की बात करें और साथ साथ में बर्ड्स की बात करें तो उनमें कितने चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। चारों चैम्बर सेपरेट होते हैं सेप्टम से, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वॉल्व। इसके बाद सेपरेट किससे होता है, सेप्टम से सेपरेट होते हैं। लंग्स से हमारे हार्ट में ब्लड कैसे आता है, पल्मोनरी वेन। हार्ट से हमारी बॉडी में कैसे आता है, एओर्टा। इसका हमारी बॉडी से फिर से हार्ट के में कैसे आता है, मेन वीन, वेना कावा। इसके बाद लंग्स से ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड कैसे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी की वॉल थिक होती है, इलास्टिक होती है, और आर्टरी में वॉल्व नहीं होता। वीन्स की वॉल थिन होती है, नॉन इलास्टिक होती है, और उसमें वॉल्व होता है जिससे कि ब्लड के बैकफ्लो को रोका जा सके। और कैपिलरीज 1 सेल थिक होती है जिससे कि एक्सचेंज होता है आसानी से गैसेस का, और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं। मछली में सिंगल सर्कुलेशन होता है, एम्फीबियन रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, हमारे में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड ट्रेवल्स थ्रू द हार्ट टू कंप्लीट द वन साइकिल इज नोन एज एन डबल सर्कुलेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 mmHg। 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 80 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इसको मेजर किससे करते हैं, ब्लड प्रेशर स्टैग्नोमैनोमीटर से। अब ब्लड प्रेशर होता क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज इज नोन एज एन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर किससे करते हैं, ब्रैकियल आर्टरी से हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमको समझना है वो है लिम्फ। लिम्फ टिश्यू फ्लूइड होता है, जो कैपिलरीज होती है वो लीकी होती है, उससे कुछ फ्लूइड लीक करता है और बाहर लिम्फ बना लेता है। लिम्फ में आरबीसी नहीं होता, लिम्फ में प्रोटीन होता है, लिम्फ में प्लाज्मा होता है, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी होता है। तो ये हमको कुछ लिम्फ इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। और साथ साथ में लिम्फ का एक और फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद अगला टॉपिक हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, ये होता है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब जाइलम और फ्लोएम के थ्रू कैसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्लांट में कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। अब जाइलम में क्या होता है, ट्रैकीड्स होती है और वेसल्स होती हैं। समझ बात आई, जो कि किसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, वाटर को और मिनरल्स को। वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ट्रांसपोर्ट करने में एटीपी की जरूरत नहीं होती। जबकि जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है आपका फूड में क्या, सुक्रोज, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट करेगा और हार्मोन्स। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। और जो वाटर का लॉस होता है लीफ से, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। और जो रूट प्रेशर से वाटर का लॉस होता है उसको बोलते हैं गटेशन। ट्रांसपायरेशन की इंपॉर्टेंस कब होती है, दिन के समय। रूट प्रेशर की इंपॉर्टेंस कब होती है, रात के समय। प्लांट वाटर कैसे अब्सॉर्ब करते हैं, प्लांट सबसे पहले मिनरल्स को क्या करते हैं, सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करते हैं। मतलब मिनरल्स को प्लांट एक्टिवली एब्सॉर्ब करते हैं, और एक्टिवली जब एब्सॉर्ब करते हैं प्लांट मिनरल को, तो आयंस का कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर ज्यादा हो जाता है, वाटर का लो, तो वाटर जाता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फ्लोएम में कौन ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद इसमें एटीपी की जरूरत होती है, और सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट यानी फूड का ट्रांसपोर्ट आपका बाय डायरेक्शनल होता है। एक और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, जो ट्रांसपायरेशन होता है, जितना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होता है उससे जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स मीठे हो जाते हैं। इसका अगला टॉपिक एक्सक्रीशन, और लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। क्या होता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सब में अलग अलग होता है। अगर कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें अमोनिया है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उसमें यूरिया है। इसके साथ यूरिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है जैसे डिजर्ट एनिमल में यूरिक एसिड। अमोनिया में वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है, यूरिया में कम होता है, यूरिक एसिड में बहुत ज्यादा कम होता है, वाटर लॉस ना के बराबर होता है। अब किडनी की बात करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है उसमें 1 पेयर ऑफ किडनी है, 1 पेयर यूरेटर है, यूरिनरी ब्लडर है जहां पे यूरिन स्टोर होता है,
और यूरेथ्रा होता है। किडनी के पास क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन है। हर किडनी में करीब 1 मिलियन 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट होता है, बाउमेंस कैप्सूल होता है, पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, डीसीटी होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। और जो कैपिलरीज उसको ब्लड सप्लाई करती है, यानी जो आर्टरी उसको ब्लड सप्लाई करती है, वो रेनल आर्टरी हो गई। रेनल आर्टरी किसमें ब्रेक डाउन होती है, वो एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल से क्या होता है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से वेन्यूल्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब पीसीटी में प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में और बाउमेंस कैप्सूल में, सबसे पहले बाउमेंस कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। इसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में 4 चीज का सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्प्शन होता है। किस किस चीज का, अमीनो एसिड का, वाटर का, आयंस का और साथ साथ में ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। इसका सिक्रीशन भी होता है। तो लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में सिक्रीशन भी होता है, कुछ चीजें सिक्रेट भी होती हैं, जैसे जो कि नहीं फिल्टर होने पाई, रह गई ब्लड में, जैसे क्रेटिनिन वगैरह हो गया, तो इसको सिक्रेट कर दिया जाता है। अब अगर किडनी किसी वजह से डैमेज हो गई या खराब हो गई, तो इसका सोल्यूशन क्या है, एक तो तुम किडनी ट्रांसप्लांट करवा लो, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट रिजेक्शन की प्रॉब्लम होती है। ग्राफ्ट रिजेक्शन का क्या मतलब होता है, आपने पता चला किसी से किडनी लेके लगवा ली, अब किडनी मैच नहीं कर रही है, तो रिजेक्ट हो जाएगी किडनी। ऐसी कंडीशन में एक मेडिसिन आती है साइक्लोस्पोरिन है, जो कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होती है, डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं। इसके बाद डायलिसिस दूसरा ऑप्शन है। डायलिसिस में क्या होता है, किडनी से हम लोग आर्टिफिशियली जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। अब कैसे होगा ये, आर्टरी से सबसे पहले ब्लड को निकाला जाता है। कौन सी आर्टरी से, रेडियल आर्टरी से। और ब्लड को निकाला जाता है रेडियल आर्टरी से कहां पे, डायलाइजिंग मशीन में, जिसमें कि सेलोफेन ट्यूब होती है, जो उसकी सेल्यूलोज से बनी है, सेमी परमेबल होती है। डायलाइजिंग फ्लूइड में सब कुछ होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, और हमारे ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट में जो ब्लड का कंसेंट, जो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन वो ज्यादा है, तो ब्लड कहां जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, और नाइट्रोजनस वेस्ट जाके डायलाइजिंग फ्लूइड में डिसॉल्व हो जाएगा, और फिर ब्लड को फिर से हमारे बॉडी में पंप कर दिया जाएगा, हमारी वीन में पंप कर दिया जाएगा वहीं से। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका प्लांट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, प्लांट में दिन के समय क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। प्लांट दिन के समय वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट में ऑक्सीजन, रात के समय वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है प्लांट में, कार्बन डाइऑक्साइड। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट में वो कहां से ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे बाहर जाता है, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन से एक और चीज होती है प्लांट में कूलिंग भी होती है ट्रांसपायरेशन से। इसका ट्रांसपायरेशन यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर प्लांट क्या करता है, अपने ओल्ड जाइलम में रेजिन और गम्स वगैरह स्टोर करता है। प्लांट अपने लीफ में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करता है, जो कि जब लीफ फॉल होती है तो चला जाता है। इसका प्लांट कुछ वेस्ट प्रोडक्ट अपने सॉइल में भी रिलीज करता है, प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल में भी रिलीज करता है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।